वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। मेरा नाम है गोकुल छावड़ा, मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर एट लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है यार। यहाँ पे हम A to Z सिलेबस कवर कर रहे हैं। आप जानते हो यार, हमारी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं इकोनॉमिक्स की। आज हम पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। जिसने भी ये नोट्स डाउनलोड नहीं करे इकोनॉमिक्स के, प्लीज लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ये सारे के सारे बहुत ही प्यार से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। इन नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ के नहीं जाना, कोई एनसीईआरटी कोई गाइड बुक पढ़ के नहीं जानी है। ये नोट्स आप सबके रेफरेंस के लिए आप पीडीएफ फॉर्मेट में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं, अगर आप बोलते हो कि ठीक है हमें ये नोट्स आप घर पहुंचवा दीजिए, तो यस, कुरियर ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। आप चैट पे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे आप मेरे से पर्सनली चैट भी कर सकते हो कि सर यस वी वांट दीज नोट्स, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारे बोर्ड एग्जाम्स बड़ी जल्दी ही हमारे पास आने वाले हैं। आई एम श्योर तैयारी बहुत तगड़ी चल रही होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास अगर नहीं देखी पार्ट 3, तो प्लीज देख के जरूर आना। उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट पार्ट 3 में जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ पढ़ा था और उसका पूरा स्केड्यूल बनाया था। याद रखना हमेशा, पहले स्केड्यूल बनेगा। स्केड्यूल मतलब टेबल के अंदर जो फिगर्स होती हैं कि भैया कंजम्पशन इतने से बढ़ रही है, इनकम इतने से बढ़ रही है। कंजम्पशन फंक्शन हमेशा इनकम और कंजम्पशन का कोरिलेशन होता है। आज हम पढ़ने वाले सेविंग फंक्शन, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टू द पॉइंट बात चल रही होगी यहाँ पे। किसी को कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताएगा, लाइव चैट में बताएगा, मेरे से पर्सनली चैट करेगा। ये कोर्स अवेलेबल है आपका लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। ये पूरा पूरा आपको वीडियो लेक्चर्स आप वहां पे देख सकते हो। सिमिलरली ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, और ये नोट्स आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। आप एप्लीकेशन लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप जल्दी से डाउनलोड करो और मेरे को चैट करो, फिर आगे की हम बात कर रहे होंगे। आपका A to Z बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का क्लास 12 वालों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का A to Z सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा होगा। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल वॉइस आ रही है, आई एम श्योर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। एक बार देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास देन, राइट? चलो सही है। अब हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं कि सेविंग फंक्शन क्या है। पहली बात तो लास्ट जो हमने छोड़ा था, वो छोड़ा था एमपीसी और एमपीएस, सॉरी एमपीसी और एपीसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस वी हैड ऑलरेडी डन। डिफरेंस करने के बाद हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में, मतलब इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेविंग फंक्शन। कुछ नहीं, कंजम्पशन फंक्शन जैसा ही है। सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताओ। सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। कितना सेव करने की क्षमता है। प्रोपेंसिटी हमेशा होता है क्षमता, ऑडेसिटी, कैपेबिलिटी। हाउ मच, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम दिस पर्सन इज गोइंग टू सेव, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। बहुत ही अच्छा बोल रखा है सर। सेविंग इज द एक्सेस, एक्सेस मतलब इनकम से अगर कंजम्पशन माइनस कर दो तो हमारी सेविंग आ जाती है। अरे ये तो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली थी ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये तो आएगी ही आएगी, ये तो आपको रट लेनी है इस चैप्टर के लिए। अब सिमिलरली अगर s निकालना है तो इसको प्लस सी को ले जाओ माइनस सी, s इज इक्वल टू y माइनस सी। आई एम श्योर बात समझ आ गई। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो, इनकम के दो पार्ट से हो सकते हैं, या तो उसको तुम सेव कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का अभी हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। रियलिटी में तो यार ये है तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर, या तुम इन फ्यूचर जब भी कमा रहे होगे, तुम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, किसी ना किसी लैंड में, स्टॉक मार्केट में, शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करोगे। बट इसमें ऐसा सीन नहीं है। इसमें सिर्फ दो केस हो सकते हैं, या तो आप कंज्यूम कर रहे हो या आप सेव कर रहे हो, राइट? और S इज इक्वल टू एफ वाई से डिनोट करते हैं कि S फंक्शन है इनकम का। कैसे बताते हैं आगे। सेविंग फंक्शन और सेविंग में सिर्फ वही डिफरेंस है जो कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन था। हमने पढ़ा था सेविंग, कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था ना। कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन सिर्फ इतने क्या कंज्यूम कर रहा है। बट कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या कंज्यूम कर रहा है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, वो है कंजम्पशन फंक्शन। और सिमिलरली सेविंग फंक्शन भी वही है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। आई एम श्योर बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। स्टार्ट कर रहे हैं। S इज इक्वल टू, इन्होंने बोल रखा है S इज इक्वल टू एफ वाई, राइट? ये सारे के सारे नोट्स या टॉपर्स ने बना रखे हैं, तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही पढ़ना सारा। S इज इक्वल टू सेविंग, Y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और F इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब सेविंग और Y यहाँ पे हमेशा हमारा इनकम होता है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग Y हमेशा इनकम होता है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग y इज ऑलवेज इनकम एंड i इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कभी भी इनकम को i मत लिख देना, i हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। i इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट, y इज इक्वल टू इनकम। सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव shows the savings of the households at a given level of income during a given period of time। घबराने वाली बात नहीं, डेफिनेशन को बस तोड़ मोड़ के अलग अलग वे से लिख रखा है। ऑल्टरनेटिवली ये एक और डेफिनेशन है, ये आप अपने लेवल पे कर लोगे। हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 डेफिनेशन इसके पढ़ लिए हैं। ये 3 डेफिनेशन आपको देख लेनी है, जो भी अच्छी लगे आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आने वाले हैं, वो है स्केड्यूल। सेविंग स्केड्यूल का हमेशा याद रखना, जब भी हम स्केड्यूल की बात कर रहे हैं इसका मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट कि सेविंग और इनकम का रिलेशन क्या है। याद है हमने इससे पहले कंजम्पशन फंक्शन भी बनाया था, उसमें हमने कंजम्पशन को बढ़ाया था कितने से, 80 से। कंजम्पशन स्टार्टेड एट 40 एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग बाय 80। क्या ये बात सही है? सिमिलरली इनकम स्टार्टेड एट 0 एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग बाय 100। क्या ये बात सही है? तो सिमिलरली इनकम स्टार्टेड एट 0 इंक्रीजिंग बाय 100, कंजम्पशन स्टार्टेड बाय 40 इंक्रीजिंग बाय 120। अरे कंजम्पशन और इनकम के स्केड्यूल से ही हमारा सेविंग स्केड्यूल भी निकल जाएगा। क्यों? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग माइनस 40, इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस 20, 0 20। दिस, ये वाला जो रो है, इस वाली फिगर को इससे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस 20, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे हो सेविंग फंक्शन क्या है, y माइनस सी। तो y माइनस सी हमने यहाँ पे किया, हमारा पूरा का पूरा स्केड्यूल आ गया। अब इसको कोरिलेशन हमें दिखाना है ग्राफ के फॉर्म में। कहां पे दिखाना है? ग्राफ के फॉर्म में इनकम के साथ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमने पढ़ा हुआ है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं पहली बात तो यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं x। बहुत बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, हमें इसको ढंग से लिखना है। हमेशा x एक्सिस पे वी आर गोइंग टू प्लॉट इनकम, इनकम इन रुपीज करोड़, वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन इनकम इन रुपीज इन करोड़। इनकम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी और वाई एक्सिस पे वो होगा जिसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है। किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना था पिछले वाले ग्राफ में? कंजम्पशन के साथ। तो कंजम्पशन हमने वाई एक्सिस पे ले ली थी। सिमिलरली इस वाले केस में किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है? वाई का या इनकम का? सेविंग के साथ। तो सेविंग हमने किस पे ले ली? वाई पे, राइट। अब हमने इसका नॉर्मली ग्राफ बना दिया। बस इस ग्राफ में आपको ये बात याद रखनी है, हमने पहले वाले ग्राफ में अभी इन दोनों का रिलेशन भी करेंगे। देखो कंजम्पशन फंक्शन, इसको बोलते हैं सीएस अप्रोच भी तुम इसको बोल सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। बेसिकली यहां से स्टार्ट होती है, यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा सेविंग का, क्योंकि माइनस है ना। देखो स्केड्यूल के हिसाब से माइनस 40 है, तो हम बोल देंगे यस यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये यहां पे आके बोल रहा है कि s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 कौन से लेवल ऑफ इनकम पे है? 200 पे हमारा s c, व्हेन इनकम इज 200, c इज 200, सेविंग इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 100 है। इस केस में y इज इक्वल टू आपके पास 200 हो गया और c भी आपके पास हो गया 200। ये आप सारा का सारा लिख के आओगे, प्लीज इसको नोट करो, राइट। ये ग्राफ बिल्कुल समझ आ रहा है। इस पूरे एरिया को अब यहां से हमने स्टार्ट करा, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का जितना भी एरिया है ना, इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग, इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग। और याद रखना पिछले वाले ग्राफ में, ये अभी हम सारा रिलेशन पढ़ेंगे बट तुम्हें समझाने के लिए, पिछले वाले ग्राफ में जब हमने c 40 से स्टार्ट किया था और इस वाले ग्राफ में जब s माइनस 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं, देखो यार ये जो कंजम्पशन है ना, ये वाला जो कंजम्पशन है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और यही c ही तो यही सेविंग है। y इज इक्वल टू s प्लस c आ गया। y 0 है और s प्लस सी है। y 0 है ना, हमने स्टार्ट किया y 0 है, तो इस केस में s इज इक्वल टू माइनस सी होगा या c इज इक्वल टू माइनस होगा, बात तो एक ही हो गई। तो कंजम्पशन जिस लेवल पे स्टार्ट करेंगे उसका माइनस साइन लगा देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। हेंस इसको हम बोल सकते हैं, या देख लो, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ना c, ये c बार बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा माइनस 40 से शुरू हो रही है और हमेशा इससे ही शुरू करना। इस ग्राफ के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना, यही फिगर्स लर्न करके जाना। यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 आ गए और s इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन y इज इक्वल टू c और s इज इक्वल टू 0, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज, व्हेन s इज इक्वल टू 0 और दो कंडीशन है इसमें, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा हो,
यार या तो S 0 हो गया हो, चलो जी हमें बात समझ आ गई, या Y इज इक्वल टू C आ गया, हम बोल सकते हैं ये दोनों ही पॉइंट्स एक ही पॉइंट को डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ये बात आई समझ? ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोल रहे होंगे। आई एम श्योर बिल्कुल सही हो गया होगा, बिल्कुल चंगा हो गया होगा। अब इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, सेविंग भी बढ़ती जा रही है, ये हम कोरिलेशन आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। इम्प्लीकेशन अबाउट सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व, बहुत बढ़िया। अब ये जितना भी हमने किया है ना, ये जितना भी हमने ग्राफ पढ़ा है, इसको हमने बहुत हद तक समझा तो लिया अपनी लैंग्वेज में, बट इसको थ्योरी में लिख के कैसे आना है सारा ये बता रखा है। इसको जल्दी से करेंगे, बहुत ईजी है, जल्दी से करेंगे, फिर एपीएस और एमपीएस पे आता है। देखो यही हमने कंजम्पशन शेड्यूल में भी किया था, कंजम्पशन शेड्यूल पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, एपीसी और एमपीसी। अब सेविंग शेड्यूल में भी यही करेंगे, सेविंग शेड्यूल पढ़ लिया, सेविंग का ग्राफ पढ़ लिया हमने पिछले वाले टॉपिक में, अभी पिछले वाले पेज में हमने ग्राफ पढ़ा, और इसमें अब क्या पढ़ने वाले, एपीएस और एमपीएस। पहले इंप्लीकेशन पढ़ते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होने वाला है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग कितनी है हमारी, -40, तभी तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, देखो तभी तो ये जीरो है, जीरो के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। वाई एक्सिस पे जब भी हम जीरो के नीचे से जाते हैं, इसका मतलब हम नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव मूव कर रहे हैं। तो एस जब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कितना है, ये पोर्शन कितना कहलाएगा, ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा -40। दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू -40। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी, राइट। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप होती है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेविंग एंड इनकम। बताया ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब if one variable is increasing the other variable will also increase, if income is increasing, in our case income एक वेरिएबल है और सेविंग एक वेरिएबल है, अगर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ रही है, hence जो स्लोप होती है एसएस कर्व की, सेविंग कर्व की, वो बोल सकते हैं पॉजिटिवली स्लोप है, राइट। थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा तब आता है जब एस इज इक्वल टू 0 होता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर रखी है, राइट। पॉजिटिव सेविंग, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। देखो ये तो हम शेड्यूल से भी बता सकते हैं, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ना ये तो हम शेड्यूल से ही बता सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग विल बी पॉजिटिव, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये सारे के सारे इंप्लीकेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, प्लीज इनको एक बार पढ़ लेना, ये चार इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ रहे होंगे और ये हमें लिख के आने ही आने हैं, राइट। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, अब हमारे दो प्रोपेंसिटी टू सेव होते हैं सिमिलरली, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस बिना किसी देरी के, मैं पहले ही इनका फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि यार हमने एपीसी एमपीसी जब पढ़ लिया ना, तो एपीएस और एमपीएस पढ़ना बहुत रिलेटिवली इजी है। सेविंग अपॉन इनकम, वाई को तुम बोल सकते हो इनकम। सिमिलरली ये होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, एब्सोल्युटली। आप पढ़ लेते हैं आगे क्या है, पढ़ लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेविंग अपॉन इनकम, यस वी आर राइट, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल चंगा जा रहे हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम लेवल, इसका मतलब अगर मेरा इनकम 200 करोड़ है, उसमें से मैंने 60 सेविंग करी, तो मेरा एपीएस कितना हुआ, एपीएस हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, याद रखना, एपीएस हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, याद रखना, राइट। ये हमारा हो गया 30%, यही एग्जांपल इसमें दे रखा है, जितना भी इनकम मैं कमा रहा हूं उसका मैं 30% सेव कर रहा हूं। 30% सेव करने का मतलब साफ साफ ये भी आ जाता है कि आप 70% स्पेंड कर रहे हो। आई एम श्योर बात क्लियर है। इंप्लीकेशन अबाउट एपीएस की बारे में बात करते हैं, देखो रैपिड है, क्रैश कोर्स चल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। इंप्लीकेशन में आपको दे रहा हूं, ये नोट्स आपको सारे लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, ऐसा क्यों है, एस सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम। याद रखना y कभी s नहीं हो सकता, y कभी s इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर ही रहे हो ना। जब हमारी इनकम जीरो थी ना, जब हमारी इनकम जीरो थी तो हमारा कंजम्पशन था 40, क्या ये बात सही है, सेविंग कितनी होगी -40। अरे जब इनकम जीरो है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, इसका मतलब, और हम ये तो लाजमी बात लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही होगी, सेविंग भी बढ़ती है बट कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट सेविंग बढ़ रही है सिर्फ 20 से, कंजम्पशन बढ़ रही है 80 से। इसका मतलब ये है, जब भी हम 100 रुपए इनकम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, उसमें से 80 रुपए तो जा रहा है कंजम्पशन में, 80 रुपीज इज गोइंग इन कंजम्पशन। देख लो 100 में से 80 रुपीज इज गोइंग इन कंजम्पशन और एस इज ऑलवेज गोइंग इन 20। और हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब 20 रुपीज या 20 करोड़
हाँ, किस में जा रहा है हमारा? सेविंग में। हमने एक assumption ही ऐसा कुछ लिया है जिसमें S can never be Y। कल को तुम बोलो मैं 100 करोड़ रुपए इनकम कमा रहा हूं, वो 100 की 100 करोड़ रुपए मैं सेव कर रहा हूं, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी कुछ ना कुछ सेव, कुछ ना कुछ कंजम्पशन किसी ना किसी लेवल पे हो रही होगी। इसका मतलब यह है एपीएस कैन नेवर बी 1, कभी एपीएस 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपीएस क्या बोलता है? S अपॉन Y। अरे एपीएस 1 तो तब होता जब S इज इक्वल टू Y होता। क्या ये बात सही है? एपीएस इज इक्वल टू 1 तब होता जब S इज इक्वल टू Y होता, तो S अपॉन Y को हम लिख सकते थे S अपॉन S इज इक्वल टू 1। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, और मोर देन 1 हो नहीं सकता, क्योंकि सेविंग हमेशा इनकम से कम होती है, सेविंग हमेशा इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? एपीएस कैन बी 0, हाँ एपीएस 0 हो सकता है भैया। एडिशनल इनकम तुमने सारे का सारा कंज्यूम कर ली, या तुमने जो भी इनकम कमाई तुमने कंज्यूम कर ली, बट सेविंग नहीं कर पाए। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। जब हमारा इनकम लेवल 200 पे था, तो इनकम लेवल 200 पे है तो कंजम्पशन लेवल भी 200 पे था, तो उस केस में आया ना सेविंग 0 आई। अरे जब एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई है और एस ही 0 हो चुका है, सेविंग चाहे भले ही 2000 हो 2 करोड़ हो, तो ये आंसर तो 0 आएगा ना। यस, एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि सबसे पहला लेवल ही क्या है? एस का -40, तो यस नेगेटिव भी हो सकता है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि पॉजिटिवली स्लोप है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। 20 से बढ़ रही है सेविंग, कंजम्पशन बढ़ रही है 80 से, और इनकम किससे बढ़ रही है? 100 से। बिल्कुल चंगा, सब बढ़िया। ठीक है जी, अब हम आ गए एमपीएस पे। लास्ट टॉपिक है आज का। एमपीएस खत्म करने के बाद एक कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशनशिप करेंगे। डन है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 5-10 मिनट का टॉपिक और रह गया, स्टार्ट करते हैं। एमपीएस क्या है बताया ना? चेंज इन सेविंग इन रिलेशन टू चेंज इन इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। It refers to the ratio of change in saving in relation to change in total income। भैया टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है, टोटल इनकम कितनी चेंज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग में सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो तुमने एक साल के बाद, मतलब हर साल, एवरी कंसेक्यूटिव ईयर यू अर्न 100 करोड़ रुपीस, तुम्हारी इनकम 100 करोड़ रुपीस से बढ़ रही है, बट तुम्हारी सेविंग क्या 100 करोड़ रुपीस से बढ़ सकती है? उसके बारे में जानते हैं। If saving function increases from 30 to 90 with an increase, ये देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये प्लीज आप एक बार खुद कर लेना। इसमें बोल रखा है कि यार आपका जो सेविंग है ना, वो तो 30 to 90 हो गई, ये हो गया सेविंग। तो मतलब सेविंग डेल्टा एस कितना हुआ? इस केस में डेल्टा एक्स हुआ, डेल्टा एस हुआ 60। एक बार देखते हैं इसको। डेल्टा एस इस केस में क्या हुआ? डेल्टा एस हो गया 60। सिमिलरली आपका डेल्टा वाई बोल रखे हैं 100 to 200, तो डेल्टा वाई हो गया 100। तो क्या हम बोल सकते हैं एमपीएस इज इक्वल टू 60%? यस, 60% हमारा आंसर आ गया। एमपीएस और एपीएस हमेशा 60 या तो परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, या परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, या डेसिमल की फॉर्म में दिया होगा, पर मीनिंग उसको ऑल्टरनेटिवली, अगर तुम्हें इसको इंग्लिश में डिनोट करना है, इसका मीनिंग यही है कि 60% ऑफ द इंक्रीमेंटल इनकम इज बीइंग सेव्ड। इंक्रीमेंटल इनकम का मतलब यह है कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। 200, 100 से 200, 200 इंक्रीज नहीं हो रही, 100 से 200 तो सिर्फ 100 इंक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंटल इनकम कितनी हुई? 100। 60% ऑफ द इंक्रीमेंटल इनकम इज बीइंग सेव्ड, इसका मतलब ये है, राइट? इंप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लोगे, हमेशा रेंज करता है 0 से 1 में। इसका पूरा का पूरा प्रूफ दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको प्लीज पढ़ लेना। एमपीएस हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मूव करता है, उसके अलावा ना 1 से क्रॉस करने वाला है, ना 0 से नेगेटिव में जाने वाला है। एमपीएस हमेशा 0 और 1 के उसमें ही मूव करता है। और इसके बारे में हम एमपीसी में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब डेल्टा सी हो रहा होगा, या तो डेल्टा सी 0 होगा या डेल्टा सी 1 होगा। देखो मैं समझा देता हूं तुम्हें, एमपीएस वेरीज फ्रॉम 0 to 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास आ रहा होगा गारंटी। इनका मतलब यह है सर, देखो या तो डेल्टा वाई 100 करोड़ है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा सी हमारा 100 करोड़ है। जितना मैंने एडिशनल इनकम कमाया ईयरली, वही एडिशनल इनकम मैंने कंज्यूम कर लिया। इस केस में हो गया डेल्टा सी इज इक्वल टू 100, तो डेल्टा एस कितना हुआ? ऑटोमेटिकली डेल्टा एस तो 0 हो गया ना, तो इस केस में हमारा एनपीएस 0 आ गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है, डेल्टा वाई हो गया 100 और डेल्टा एस भी हो गया 100। इस केस में हमारा हम बोल सकते हैं कि डेल्टा सी 0 है और डेल्टा एस है 100। क्या ये बात बिल्कुल सही है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो यस, एमपीएस कैन रेंज बिटवीन 0 एंड 1। और मैं आपको बात बता दूं, एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता, पर एमपीएस 1 हो सकता है। इसका प्रूफ यहां पे हमने दे दिया है, एक बार इसको आप प्लीज पढ़ लेना।
बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक कंपैरिजन कर लेते हैं एपीएस और एमपीएस में। पहली बात तो डेफिनेशन है, लास्ट में फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, लास्ट में फॉर्मूला है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द सेविंग इन कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, बात हो गई। रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम, बात हो गई। फॉर्मूला दे दिया एस अपॉन वाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, याद रखना। एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ना ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ना इज इक्वल टू 1 हो सकता है। कैन नेवर बी लेस देन 0 व्हेन देयर आर दिस सेविंग्स। यस, एपीएस 0 जरूर हो सकता है, एपीएस 0 हो सकता है, एमपीएस भी 0 हो सकता है। जस्ट अ सेकंड, इसमें क्या लिखा हुआ है? एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0। ओके, यस, एमपीएस 0 हो सकता है बट लेस देन 0 नहीं हो सकता। एमपीएस 0 हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। एपीएस 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। बढ़ा दे तो अभी -40 जब हमारी रेंज थी, -40 जब हमारी सेविंग थी, सिमिलरली -20 जब हमारी सेविंग थी, उन दोनों केसेस में तो आपको याद आ गया ना, एपीएस नेगेटिव जा सकता है, एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। एपीएस 0 हो सकता है, एमपीएस भी 0 हो सकता है। एपीएस नेगेटिव जा सकता है, एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इसको एक बार पढ़ लेना। तीन डिफरेंसेस है, तीन डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके बीच में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आएगा डिराइव रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिराइव रिलेशनशिप आएगा बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीएस ये एक रिलेशनशिप आएगा आपके पास। सिमिलरली एक और, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन आ गया एमपीसी एंड एमपीएस। ये दो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। हम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस चैप्टर के, देखना उसमें भी आएगा। एमपीएस और एपीएस में डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ड्रॉ होता है या नहीं होता? यस होता है। एपीसी और एपीएस में एक रिलेशनशिप होता है, एपीसी और एपीएस में एक रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली एमपीसी और एमपीएस में भी एक रिलेशनशिप होता है। आप समझते हैं उसको कैसे? द सम ऑफ एपीएस, पहली बात तो बता दिया, हमेशा एपीएस यहां पे लिख देते हैं, इसको नोट करना शुरू करो। एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। सिमिलरली एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर सेकंड केस पे आएंगे। सम ऑफ एपीसी एंड एपीसी, एपीएस एंड एपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर। कैसे प्रूव हो सकता है? प्रूव करते हैं इसको। हमने बोला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करने को आएगा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे कर लेना, नोट से रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। हमेशा इस इक्वेशन को लेके चलो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्या ये बात सही है? ठीक है जी। अब हम डिवाइड करने वाले हैं थ्रू आउट बाय y। अरे किसी चीज को डिवाइड करो थ्रू आउट फ्रॉम द सेम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब मैं कह दूं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस बिल्कुल सही है। ये हो गया 3 बाय 3 एलएचएस आ गया, 3 बाय 3 आरएचएस आ गया, 1 1 आ गया। तो डिवाइड अगर तुम कर दो थ्रू आउट, हमेशा एलएचएस और आरएचएस सेम रहते हैं। सिमिलरली इस केस में हम वी आर गोइंग टू डिवाइड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। एज वी नो y, इसको तुम इंग्लिश के स्टेटमेंट में भी लिख के आ सकते हो। एज वी नो y इज ऑलवेज इक्वल टू c प्लस s, y is always equal to c plus s, then y dividing throughout by y is equal to c upon y plus s upon y। अरे y upon y कितना हो गया? 1। c upon y क्या होता है? a p c। s upon y कितना होता है? a p s। तो आ गया ना, 1 is equal to 1 is equal to apc plus aps। आई एम श्योर बात सही है, आई एम श्योर ये बात समझ आ गई होगी। ये सारा का सारा हमने डिराइव कर लिया है। ये देख लो जी, ये सारी डेरिवेशन दे दिया और ये हमने डिराइव भी कर लिया है। अब एमपीसी और एमपीएस के बीच में बहुत बड़े रिलेशनशिप है, सुनो। एमपीएस और एमपीसी जो हमने यहाँ पे सेकंड केस पढ़ा था, देख लो यहाँ पे हमने सेकंड केस पढ़ा है ना, ये जो एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, इसकी डेरिवेशन क्या है? इसकी डेरिवेशन हम पढ़ते हैं। देखो डेल्टा y, जैसे हमने पहले पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सिमिलरली डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा y, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा y आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। अब डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s हमेशा अज्यूम करके चलेंगे, और ऐसा होता है। चेंज इन इनकम को ये बोल रहे हैं, चेंज इन इनकम को
या तो तुम चेंज इन सेविंग करोगे या चेंज इन कंजम्पशन करोगे, कोई थर्ड वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, तो इन दोनों चीजों में से ही कुछ हम कर रहे होंगे बात, राइट। आई एम श्योर समझ आ रहा है, राइट। यस नमन नंदा, ठीक है आप, राइट, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं एक बार प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करो जल्दी से जल्दी, और ये नोट्स आप डाउनलोड वहां पे कर सकते हो। MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 बिकॉज टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम, देखो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको लिख के आनी ही आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोल रहा है बिकॉज टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम इज ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग, और उसके बाद आपके पास एक पूरा पूरा फॉर्मूला चार्ट दे दिया है, फॉर्मूला शीट दे दी है। जल्दी पढ़ते हैं इस फॉर्मूला शीट को, फिर हमारा पार्ट 4 आज खत्म हो जाएगा। S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ये तो उससे ही आया है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, बात एक ही बात है, उसी से या तो लिख लो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, उसी से आ गया सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी, एपीएस इज इक्वल टू सी अपॉन y, और 1 माइनस एपीएस बताया ना, एपीसी प्लस एपीएस, अगर हम 1 बोल रहे हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, और एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। नहीं समझ आ रहा तो रिवाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है जी। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई और 1 माइनस एपीसी, एपीएस एस अपॉन वाई भी होता है और 1 माइनस एपीसी भी होता है। सिमिलरली एमपीएस और एमपीसी के आपके पास फॉर्मूला दे रखे हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस। सिमिलरली एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको नोट्स में सारे के सारे डाउनलोड कर पाओगे, बात समझ आ गई है हमें, राइट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की, और लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। आई प्रॉमिस इसके बाद टॉपिक खत्म है, एक रिलेशनशिप होगा फिर टॉपिक खत्म है, मेरे साथ जुड़े रहो। 2 मिनट का टॉपिक और रह गया, ये हम अननेसेसरी क्यों खींचे नेक्स्ट क्लास तक, जब आज हमारे पास ये सारा का सारा टॉपिक खत्म हो सकता है। हम नहीं खींचने वाले, 20 टू 25 मिनट्स की पूरी क्लास थी, आई एम श्योर मजा आ गया होगा, काफी सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। इसके बाद 4 टू 5 पार्ट्स ही रह गए हैं आपके इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये लंबा चैप्टर है भैया, 12 मार्क्स का चैप्टर है, 12 मार्क्स हलवा नहीं होता, मेहनत लगती है लाने में, तो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है, पहले तो इक्वेशन ही मैं लिख देता हूं, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये थ्योरी तो आप पूरा पढ़ लोगे नोट से, हम मेन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि ये आई कैसे है। पहली बात तो यहां पे है कंजम्पशन फंक्शन, ये सी कंजम्पशन फंक्शन है, ये सी छोटा सी है, इसके ऊपर बार है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो यहां पे लिख रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। बी है एमपीसी और वाई है इनकम। इकोनॉमिक्स के टर्म में बी हमेशा एमपीसी होता है और स्लोप होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एमपीसी हमेशा बी होता है, वाई होता है आपका इनकम। देखो कंजम्पशन फंक्शन कैन बी पुट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकता है। व्हेन इनकम इज 0, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं और बता रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन C is equal to C bar plus BY, where B is equal to MPC, Y is equal to income और C bar is equal to autonomous consumption। autonomous consumption हमारे केस में क्या थी? 40। याद रखना स्केड्यूल को, हमारा स्केड्यूल कंजम्पशन 40 से शुरू होता है, 80 से बढ़ता रहता है, इनकम 0 से शुरू होती है, 100 से बढ़ती रहती है, और लास्ट में सेविंग -40 से शुरू होती है और 20 से बढ़ती रहती है। When income is 0, there is some minimum consumption, बताया ना, वही सेम बात। अरे जब इनकम हमारी 0 है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो हो रही है, कितनी हो रही है? 40 हमारे केस में, तो उसको हम बोलते हैं सी बार। सी बार हमारे केस में होने वाला है 40 कंजम्पशन। इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब इनकम है नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रही है। हमारे केस में ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? 40, बिल्कुल सही है। When income increases, अब वही बात बोल रखी है सर, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है कुछ ना कुछ कंजम्पशन बढ़ता रहता है, तो द रेट एट विच, अब हमें कैसे पता लगेगा भैया हमारी इनकम ना 100 से बढ़ी और हमारा जो कंजम्पशन है वो किससे बढ़ रहा है? 20 से। यही तो नहीं, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है 40 से नहीं, 80 से बढ़ रहा है हमारा कंजम्पशन, तो यही तो बात हुई ना। तो याद रखना एमपीसी क्या पड़ा था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा सी हमारा 80 है, किसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं? ये देखो, ये देख लो तुम, ये वाला जो कंजम्पशन ये किया था ना हमने, ये लो, ये वाला जो हमने किया था, इसमें अगर तुमसे कोई कहे कि भैया एमपीसी निकालो, तो तुम बोल सकते हो एमपीसी इज इक्वल टू 80% और 0.8
क्योंकि एडिशनल इनकम तो हो ही जा रही है 100 100 हो रही है 100 हो रही है 100 हो रही है, एडिशनल कंजम्पशन कितनी हो रही है 80 80 80, तो हम बोल सकते हैं यस 80% हमारा एमपीसी है। एमपीसी इनडायरेक्टली वो रेट है जिसके अकॉर्डिंग्स में द रेट एट विच योर कंजम्पशन इज ग्रोइंग विद द इंक्रीज इन इनकम, उसको हम बोलते हैं एमपीसी। यस एमपीसी हम बोलने वाले हैं उसको, राइट, बात समझ आ गई। तो एमपीसी को इन्होंने और वर्ड्स में क्या बोल दिया, बी शोज हाउ मच कंजम्पशन। बी जो है एमपीसी जो है ये बताता है कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा है इन रिलेशन टू चेंज इन इनकम। ये बोला पूरा का पूरा लिखा आ गया है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कंजम्पशन फंक्शन का पूरा डेरिवेशन लिख के आओ, ये पूरा लिख के आओगे आप, इंग्लिश में जितना भी लिख रखा है सारा लिख के आना है। ये नहीं कि सिर्फ इक्वेशन लिखा है और बता दिया हाँ ये कंजम्पशन फंक्शन है, अरे ये आया कहां से उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। हाँ हमारी जब इनकम जीरो होती है ना तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूम करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब C is equal to C bar, C bar is equal to autonomous consumption। autonomous consumption वो consumption है irrespective of इनकम हो या ना हो, हमारी कंजम्पशन हो रही होगी। हमारी कंजम्पशन हमारे केस में C बार क्या है 40, B है MPC, MPC क्या है the rate at which there is a change in consumption in relation to change in income, और Y है इनकम। डायरेक्टली बात खत्म हो गई, MPC by income that is BY। अब समझ लो तुम, ये सारा का सारा आपको थ्योरी में दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लेना। अगर कोई क्वेरी होगी आप मेरे से एप्लीकेशन पे पर्सनली चैट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, कर लेना। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की एक पूरी डेफिनेशन बता रखी है। इट इज नॉट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम वेयर एज इंड्यूस कंजम्पशन। अब एक डिफरेंस दे रखा है, what is induced consumption and what is autonomous consumption। autonomous consumption it is not influenced by the level of income। induced consumption या induced saving एक वर्ड होता है, induced लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा बड़े शब्दों में लिख देता हूं। इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो चेंज होता है विद द लेवल ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको बोलोगे इंड्यूस कंजम्पशन। बट इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन वही का वही है, उसको बोलोगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक आज जो हम कब पढ़ने वाले हैं वो है सेविंग फंक्शन। जैसे हमने C इज इक्वल टू C बार प्लस BY निकाला, क्या ये बात सही है? ये बात तो समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया इस बारे में। इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस कंजम्पशन फंक्शन। मेरे को पता था, मेरे को पता है, मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं, हमेशा सेविंग फंक्शन इस फंक्शन के बाद ही निकलने वाला है। विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, मतलब ये वाला कंजम्पशन फंक्शन की जब हमने इक्वेशन ले ली उससे ही हम सेविंग फंक्शन में निकाल सकते हैं। बताओ कैसे? हमने पढ़ रखा है S इज इक्वल टू Y माइनस C। ये अगर तुमने नहीं लगाई तो तुम्हारा सेविंग फंक्शन डिराइव नहीं होगा, अगर तुमने ये नहीं लगाई तो तुम्हारा सेविंग फंक्शन डिराइव नहीं होगा। अब तुम इतने समझदार जरूर हो कि खुद ब खुद इनमें कुछ ना कुछ भर के सेविंग फंक्शन निकालोगे। नहीं हो समझदार तो देख लो, नहीं हो समझदार तो देख लो एक बार। C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। अब यहाँ पे C प्लस S इज इक्वल टू Y था, क्या ये बात सही है? हमें S निकालना है, C और Y को रिप्लेस करना है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि यार C इज इक्वल टू Y माइनस C, सॉरी Y माइनस S, क्योंकि कंजम्पशन वो है जो तुमने इनकम करी उसमें से जो सेव कर लिया उतना तुम कंज्यूम कर लोगे। अब ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये कैपिटल C है, ये भी कैपिटल C है भैया, ये छोटा C है, पहले बता रहा हूं ये छोटा C है। तो कैपिटल C इज इक्वल टू Y माइनस S, एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे, Y माइनस S इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ये जो है ना, ये जो समझ रहे हो तुम, ये C बार ये कभी चेंज नहीं होगा, ये C बार सेविंग फंक्शन में भी रहेगा और किस में रहेगा, कंजम्पशन फंक्शन में भी रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है जी। अब आ गया Y इज इक्वल टू S प्लस C बार, ये माइनस ये प्लस BY हो गया ना। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब Y माइनस BY इज इक्वल टू S प्लस सेविंग। अब सेविंग फंक्शन आया कितना, अल्टीमेटली हमारा सेविंग फंक्शन आ गया। मैं स्टेप्स लिख देता हूं पहले, कहीं कंफ्यूजन होने लग जाए। वो स्टेप 2 था, ये 1 हो गया, नहीं ये 3 स्टेप मान लो तुम, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, थर्ड फोर्थ से आई फिफ्थ और लास्ट में आ गई सिक्स्थ। थर्ड इक्वेशन, फिर हम S को वहां ले गए, S ये प्लस ये बन गया, फिर S और C तो यही रहेगा, ये BY लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो Y माइनस BY इक्वल टू S प्लस C हो गया। ये बात सही है, S पास C तो हो गया।
फिर s इज इक्वल टू, अब ये c जो है, अरे अल्टीमेटली हमें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन निकालने के लिए सेविंग फंक्शन को या तो LHS में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या RHS में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू, अब इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं, इसमें से अगर y कॉमन ले लूं तो मैं बोल सकता हूं 1 माइनस b माइनस c बार, ये c बार है, ये c बार था भाई साहब। s की इक्वेशन आ गई है, गारंटी बता रहा हूं ये इक्वेशन होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। s की इक्वेशन ये है, ये बिल्कुल राइट आंसर है तुम्हारा। s इज इक्वल टू माइनस c बार, देखो हमने वही किया है, माइनस c बार, इन्होंने बस उल्टा पुल्टा करके लिख दी, माइनस c बार प्लस y 1 माइनस b, माइनस c बार प्लस y 1 माइनस b, एब्सोल्युटली राइट इक्वेशन ऐसे डिराइव होगी। s इज इक्वल टू y प्लस c, इन्होंने भी ऐसी इक्वेशन डिराइव कर रखी है, घबराना मत, जो मैं समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही डिराइव करना, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लोगों को सुनोगे, ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, पागल हो जाओगे। हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है, उसके लिए ये इक्वेशन मोर देन इनफ है समझनी। इसके अलावा और कोई अच्छी डेरिवेशन कहीं दे ही नहीं रखी है, एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत उठाना है इस केस में। और बाकी फिर आपको बताना है कि s क्या है, MPS क्या है, 1 माइनस b कितना होता है। अब देखो ना, हमने पढ़ा था b इज इक्वल टू MPC, अरे 1 माइनस b मतलब 1 माइनस MPC मतलब 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया s, MPS हो गया ये, इसको बोल दो MPS। जब b MPC था तो 1 माइनस b कितना हो गया, 1 माइनस b हो गया MPS। तो ये सेविंग फंक्शन में तो s का s सेविंग फंक्शन में तो MPS ही आएगा, MPC थोड़ा ना आएगा, माइनस c बार प्लस 1 माइनस b ब्रैकेट में y। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। और लास्ट में एक डेरिवेशन है सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का, ये हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इजी है, समझा देंगे, बहुत इजी है। जो तुमने पहले कंजम्पशन में ग्राफ पढ़ा था और सेविंग का ग्राफ पढ़ा था, याद रखना, सेविंग y व्हेन y इज इक्वल टू, देख लो, व्हेन y इज इक्वल टू c, क्या हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू 0। अरे तो ये रहा वो पॉइंट, व्हेन y इज इक्वल टू c, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बारे में अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कशन किया है। और सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊं तो ये s पे कट रहा है, या x एक्सिस पे कट रहा होगा, मतलब x एक्सिस पे ये इसकी वैल्यू होने वाली है, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू होने वाली है 0। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, काफी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। हम ग्राफ डिराइव करेंगे, C और S अप्रोच इसको तुम बोल सकते हो, कंजम्पशन और सेविंग में क्या रिलेशन होता है ग्राफ वाइज समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, पार्ट 4 हमारा एंड्स हियर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और सबको बता दो कि यहाँ पे A to Z बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स का A to Z सिलेबस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना, दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो A to Z PDF फॉर्मेट में। आपको ये नोट्स कुरियर में चाहिए, कुरियर में भी अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके ज्वाइन करो, मेरे से चैट करो, मेरे से हाय बोलो और बोलो सर आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू परचेज दिस कोर्स, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। पूरी की पूरी कोशिश है यार, सारा का सारा मटेरियल आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाए, एडवांस टॉप सॉल्यूशन, क्विजेस आप देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, एमसीक्यूज, पास्ट ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, क्विजेस, 1 मार्कर्स, केस स्टडीज A to Z वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। असर्शन वाले, रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चन भी आप इसी चैनल पे कर रहे होंगे, एप्लीकेशन में हम कर रहे होंगे। ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पार्ट 4 एंड हियर मतलब इनकम डिटरमिनेशन है, उसके 4 पार्ट हो गए अभी तक, 4 पार्ट और होंगे, इसका मतलब वो 4 के 4 पार्ट आपको कहां मिल जाएंगे, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कॉमर्स वालों, ह्यूमैनिटीज वालों, जिनके पास भी यार इकोनॉमिक्स से, अगर साइंस वाला भी है वो भी इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।